अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, हम NTS 2024 का जो एलिमेंट्री जनरल लाइन का पेपर था 30 जून 2 बजे का, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। इसका पहला पार्ट मैंने कंप्लीट सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर दिया था, जिसमें पेडागॉजी के अलावा सारे क्वेश्चन शामिल थे। यानी 100 में से 55 MCQ जो है वो हमने उस पार्ट 1 में सॉल्व किए। वो आपने देख भी लिया होगा। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो आप जाके पहले वो वाला पार्ट देखें, फिर ये वाला पार्ट देखना है। तो इस पार्ट में हम इंशाल्लाह जो इसके बाकी जो 45 MCQs रहते थे, यानी पेडागॉजी वाले, बाकी सारे हो गए थे। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, वो सारा हो गया था, यानी कश्मीर स्टडी तक। सिर्फ जो पेडागॉजी का पोर्शन, क्लासरूम मैनेजमेंट वाला पोर्शन, ये सारा रहता था। इसको हम इस पार्ट में इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इंस्ट्रक्शनल मेथड एम्फेसाइज द डायरेक्ट टीचिंग ऑफ ग्रामर रूल्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट। ये कह रहा है कि इंस्ट्रक्शनल मेथड में या टीचिंग मेथड में कौन सा ऐसा मेथड है कि जिसमें डायरेक्ट फोकस किया जाता है किसके ऊपर, ग्रामर रूल्स और ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट के ऊपर। डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो इंस्ट्रक्शनल मेथड में वो वाला मेथड जिसमें डायरेक्ट ग्रामर के रूल्स और जो टेक्स्ट है उसकी ट्रांसलेशन करवाई जाती है। तो बेस्ट जो मेथड है उसके लिए अप्रोप्रिएट वो कौन सा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी जो करेक्ट ऑप्शन बी है। 34 है, विच टेक्निक इज़ इफेक्टिव फॉर टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। कि जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, यानी इंग्लिश बोलने की जो स्किल्स हैं, उनको अफेक्टिव बनाने के लिए, उनको आप ये कह लें इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है वो कौन सी है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज, ग्रामर ड्रिल्स, रोल प्लेइंग, राइटिंग ऐसे। कि उनको बच्चों को ऐसे लिखवा के, उनको ग्रामर की बार बार रिपीटिशन करवा के, उनको एक्सरसाइज की ट्रांसलेशन करवा के या रोल प्ले करके आप स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेस्ट टेक्निक जो है वो रोल प्लेइंग है, कि बजाय एक्सरसाइज की ट्रांसलेशन करवाने के, ऐसे लिखवाने के, आपने ख़ुद बोल के, रोल प्लेइंग जो टेक्निक है, यानी खुद बोल के या बच्चों से बुलवा के उनकी आपने जो स्पीकिंग स्किल्स है इंग्लिश की, वो उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो रोल प्लेइंग है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इंस्ट्रक्शनल मेथड फोकसेस ऑन टीचिंग इंग्लिश थ्रू रिपीटिटिव ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज। कि इंस्ट्रक्शनल मेथड का ये कौन सा मेथड है कि जिसमें इंग्लिश की टीचिंग करवाई जाती है, किसके ज़रिए, बार बार रिपीट करवा के, बार बार ड्रिल्स करवा के, रिपीटिशन करवा के, या फिर एक्सरसाइज को जो है वो बार बार दोहरा के। ठीक है, तो ये वाला मेथड कौन सा है कि जिसमें इंग्लिश सिखाने के लिए क्या किया जाता है, एक्सरसाइज या मुख्तलिफ जो टूल्स अप्लाई किए जाते हैं कि बार बार उसमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ये जो डी ऑप्शन है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, ये करेक्ट ऑप्शन है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग वो टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट्स को टास्क दिया जाता है स्पेसिफिक, उनको स्पेसिफिक सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनको स्पेसिफिक एक्सरसाइज दी जाती हैं, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है बार बार, किसी भी ग्रामर्स के रूल्स या कोई भी जो इंग्लिश की चीज़ है उसको याद करवाने के लिए, उसको सिखाने के लिए। ठीक है, तो टास्क बेस्ड जो लैंग्वेज है ये बेसिकली क्या है, रिपीटिटिव ड्रिल्स या एक्सरसाइज में करवाई जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट 36 है, विच इंस्ट्रक्शनल मेथड एम्फेसाइज डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स ऑफन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली। कि वो कौन सा इंस्ट्रक्शनल मेथड है कि जिसमें स्टूडेंट्स और टेंचर का आपस में जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और उसमें जो टारगेट लैंग्वेज है उसको एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है। डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ऐसा इंस्ट्रक्शनल मेथड जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और लैंग्वेज जो है वो टारगेट लैंग्वेज को एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है, तो वो मेथड क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड। 37 है, विच इंस्ट्रक्शनल मेथड इनकरेज द रियल लाइफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन इन इंग्लिश। कि वो कौन सा मेथड है जो स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो जो उनकी रियल लाइफ है, हकीकी ज़िंदगी है, जो उसके अंदर बोल चाल में जो है वो या इंटरेक्शन में इंग्लिश को वो यूज़ करें। यानी जो नॉर्मल लाइफ है या नॉर्मल कम्युनिकेशन है तब जो वो इंग्लिश का यूज़ करे, वो ऐसा कौन सा मेथड है कि जो उसको इनकरेज करे कि आम हालत में भी जो है वो इंग्लिश जो है वो यूज़ करे। डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक वो वाली टेक्निक है, ये वो वाली टीचिंग है कि जिसमें स्टूडेंट्स इनकरेज होता है कि वो नॉर्मल फिर कम्युनिकेशन में भी, नॉर्मल इंटरेक्शन में भी किसका यूज़ करता है, इंग्लिश का। तो बेस्ट जो ऑप्शन जो है या इंस्ट्रक्शन मेथड है वो कौन सा है इस पर्पज़ के लिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, विच टीचिंग स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कंसेप्ट्स, कि वो कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी है कि जिसमें स्टूडेंट्स को डायरेक्ट जो उनके आप ये कह लें प्रीवियस तजर्बात होते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, वो डायरेक्ट शेयर किए जाते हैं और फिर उनको रियल लाइफ से जो है वो कंसेप्ट्स दे के जो है वो सिखाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी क्या कहलाती है कि जिसमें रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंसेस जो है उनको प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। उस टेक्निक को अगर आप देखें तो ऑप्शंस पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लेक्चर बेस्ड टीचिंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तो ऐसी टेक्निक जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और रियल लाइफ एप्लीकेशन के कंसेप्ट यूज़ करके स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाने की कोशिश की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि जो एक्सपीरियंस और रियल लाइफ के एप्लीकेशन को यूज़ करके टीचिंग करवाई जाती है। 39 है, विच टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग स्टूडेंट्स विद वेरिंग एबिलिटीज़ टू वर्क टुगेदर इन अ कॉमन टास्क। ये कह रहा है कि वो कौन सी टेक्निक है जिसमें मुख्तलिफ एबिलिटी के, मुख्तलिफ काबिलियत के तलबा जो है उनको आप इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उनको कोई एक ही टास्क उसके ऊपर लगा देते हैं गट्ठे ले। हालांकि उनकी एबिलिटी, उनकी जो खासियत है वो डिफरेंट है, लेकिन जो काम है, जो टास्क है वो सिमिलर है, एक ही काम है। तो ऐसी टेक्निक, टीचिंग टेक्निक को आप क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ऐसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग, कि जिसमें एबिलिटीज़ तो डिफरेंट होती है, कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ बिल्कुल डल होते हैं, लेकिन जो टास्क होता है वो सिमिलर होता है, वो एक ही होता है। तो ऐसी टेक्निक को हम कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, विच टीचिंग स्ट्रेटजी एम्फसाइज द यूज़ ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट लीड इंक्वायरी, कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, टीचिंग स्ट्रेटजी, कि जिसमें ओपन क्वेश्चंस किए जाते हैं स्टूडेंट से और जिससे स्टूडेंट जो है वो आप ये कह लें इंक्वायरी की तरफ जाता है, वो उसके ऊपर सोचता है और उन ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की कोशिश करता है। ऐसी टेक्निक जो है, ऐसी स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चर बेस्ड टीचिंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ये वाली टेक्निक है कि जिस टेक्निक में स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन की तरफ और जिसका वो खुद जवाब तलाश करते हैं। ठीक है, तो ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच टीचिंग स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग कंटेंट थ्रू स्टोरी टेलिंग, एनालॉजीज एंड एग्जाम्पल्स, कि वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें जो कंटेंट्स या जो चीज़ शेयर की जाती है स्टूडेंट्स के साथ, वो या तो कोई कहानी वगैरह सुना के या कोई एनालॉजीज बता के या कोई मिसाल दे के जो उस स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की जाती है। तो ये स्ट्रेटजी कौन सी है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चर बेस्ड टीचिंग, प्रॉब्लम बेस्ड टीचिंग। ये वाली टेक्निक बेसिकली क्या कहलाती है, लेक्चर बेस्ड टीचिंग, कि जो टीचर होता है वो आप ये कह लें कि ये टेक्निक जो टीचर सेंटर्ड है या ट्यूटर सेंटर्ड है, कि जिसमें टीचर खुद ही स्टोरी वगैरह सुना के, एनालॉजीज या मिसालें दे के जो बच्चों को समझाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेक्चर बेस्ड टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, विच टीचिंग स्किल इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली। ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी टीचिंग स्किल है कि जिसके ज़रिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको असेस किया जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, कि उन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, और फिर उसके हिसाब से जो टीचर है वो अपनी इंस्ट्रक्शन को, अपनी टीचिंग को, अपने लेक्चर्स को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो वो टीचिंग स्किल क्या कहलाती है कि जिसमें स्टूडेंट को असेस करके अपना मेथड जो है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। क्लासरूम मैनेजमेंट, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो ऐसी टेक्निक, ऐसी स्किल जिसके लिए स्टूडेंट को असेस करके अपना मेथड जो है वो एडजस्ट किया जाता है, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो टेक्निक है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो पढ़ाने के बाद वो क्या करता है, चेक करने के लिए स्टूडेंट से कोई टेस्ट लेता है, कोई असेसमेंट करता है उनकी कि आया बच्चों ने लर्न किया या नहीं, उनको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, उन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो फिर उस असेसमेंट को जो ड्यूरिंग आप ये कह लें क्लास या ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है, टेस्ट या असेसमेंट ली जाती है उनको असेस करने के लिए, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑथेंटिक असेसमेंट टास्क, कि यहाँ इनमें से कौन सी एग्जांपल जो वो एक ऑथेंटिक असेसमेंट टास्क है, कि एक जो टास्क दिया हुआ बच्चों को असेस करने के लिए और वो ऑथेंटिक हो, वो कौन सा हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट, एसे एग्जाम, साइंस एक्सपेरिमेंट, वोकैबुलरी क्विज़। अगर आप देखें इन चारों में मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है वो साइंस एक्सपेरिमेंट, कि जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करें तो ऑथेंटिसिटी तभी आ सकती है जब कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ परफॉर्म हो। और देखें जो साइंस एक्सपेरिमेंट है इसमें आप प्रैक्टिकली जो नॉलेज है साइंस उसको यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को जो है वो प्रूफ करते हैं,
उसमें अथेंटिसिटी होती है। तो अथेंटिक असेसमेंट टास्क जो है वो किसके ज़रिए लिया जा सकता है, वो साइंस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो उसका मतलब मोस्ट जो अप्रोप्रिएट जो करेक्ट ऑप्शन है वो साइंस एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। मैंने अभी ऊपर कहा फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो ड्यूरिंग द सेशन या जो पढ़ाने का टाइम होता है उसी के दौरान, ड्यूरिंग द सेशन कह लें, ड्यूरिंग द क्लास कह लें, ठीक है, उस असेसमेंट को आप फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। यानी एक होती है कोई भी जो सेशन, जो क्लास, जो कोर्स है, वो कोर्स एंड हो गया, ठीक है, आखिर पे होती है, कुछ शुरू में होती है, लेकिन जो जब कोर्स पढ़ा रहे होते हैं, ये कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। फाइनल एग्जाम, मिड टर्म टेस्ट। अब देखें फाइनल एग्जाम कोर्स के एंड पे होता है, मिड टर्म भी अगर देखा जाए तो काफ़ी आखिर पे जाके होता है। वीकली क्विज मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि जब कोर्स चल रहा होता है तो उसी कोर्स के दौरान अगर आप देखें तो वीक में बाज़ दफ़ा क्विज़ वगैरह या मल्टीपल क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया जाता है चेक करने के लिए कि ये पढ़ रहे हैं बच्चे या नहीं पढ़ रहे, इनको कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, ठीक है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। और वीकली जो क्विज़ है ये बेस्ट एग्जांपल है। बाकी अगर देखा जाए जो फाइनल एग्ज़ाम या मिडल, ये देखें काफ़ी कोर्स के एंड पे आप लेते हैं उनको ग्रेड देने के लिए, ठीक है। तो जो जस्ट असेस करने के लिए आप ड्यूरिंग द कोर्स आप जो टेस्ट या असेसमेंट करते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, और उसकी एग्जांपल क्या है, वीकली क्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाई क्वालिटी असेसमेंट आइटम। कि जो सबसे बेस्ट असेसमेंट आइटम है, सबसे बेस्ट जो टेस्ट का आप ये कह सकते हैं मेथड है, ये बेस्ट जो टेस्ट है वो कौन सा हो सकता है हाई क्वालिटी वाला। अब ये क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये तो कोई सिंपल सा है कि डायरेक्ट आपने फ्रांस के कैपिटल बता देना है, कुछ सोचना इसमें नहीं है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब देखें इसमें एक पूरा कंसेप्ट बेस है कि जो कितनी किसी चीज़ की सप्लाई हो रही है और डिमांड कितनी है उस चीज़ की, ठीक है। तो आप देखें इसमें पूरा आपने देखना है एक्सपोर्ट कितनी है, इंपोर्ट कितनी है, कोई चीज़ मार्केट में कितनी अवेलेबल है, उसकी सप्लाई कितनी हो रही है, उसकी डिमांड कितनी है, सारी चीज़ें आपको चेक करनी है इसमें। थर्ड देखें चूज़ द बेस्ट डेफिनेशन फॉर द टर्म फोटोसिंथेसिस। ये भी सिंपल सी बात, आप देखें फोटोसिंथेसिस को आपने जस्ट एक टर्म दी होगी, सॉरी डेफिनेशन दी होगी, तो आपने चूज़ कर लेना है। लेस्ट द मेजर इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वार टू इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसमें भी देखें आपने जो वर्ल्ड वार 2 में जो इवेंट्स हुए हैं उनको आपने सीक्वेंस से जो है वो लिखना है। ये भी देखें इतना उस तरह से बेस्ट नहीं है, ये भी नहीं है। इस पे अगर आप देखें तो आप देखें सप्लाई एंड डिमांड जो है इसके ऊपर आपको पूरा कंसेप्ट बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड पूरी आपने जो है वो रिसर्च करनी है, ठीक है। तो अब देखें ये वाला जो टेस्ट आइटम है बाकी तीनों की निस्बत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं बेस्ट क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी के से आप जो है वो स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से असेस कर सकते हैं। तो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट या हाई क्वालिटी असेसमेंट आइटम कौन सा वाला है, ऑप्शन बी। 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। कि वो वाली असेसमेंट जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह की कोई परफॉर्मेंस हो रही हो, परफॉर्मेंस की बेस पे आप असेसमेंट कर रहे हो, स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। तो ये कह रहा है कौन सी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ट्रू फॉल्स क्विज, ओरल प्रेजेंटेशन, मैचिंग एक्सरसाइज। अब देखें तीनों में मल्टीपल चॉइस में स्टूडेंट परफॉर्म नहीं करता खुद प्रैक्टिकली, ट्रू फॉल्स में भी नहीं, मैचिंग एक्सरसाइज में भी नहीं। ओरल प्रेजेंटेशन अगर आप देखें बाज़ औक़ात आप क्या करते हैं स्टूडेंट की असेसमेंट के लिए, उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि वो आपको सुनाए, ओरली सुनाए, प्रेजेंट करे। तो अब देखें उसमें स्टूडेंट्स खुद परफॉर्म कर रहा होता है, खुद बोल रहा होता है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कहलाएगी। तो मतलब जो ट्रू ऑप्शन है दैट इज़ ओरल प्रेजेंटेशन, जिसमें क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड आप क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं। 57 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। कि जो आप क्लासरूम के अंदर क्लासरूम में टेस्ट लेके क्लास के बाद जो असेसमेंट ले रहे होते हैं क्लासरूम असेसमेंट, उसका प्राइमरी मकसद, प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू असाइन ग्रेड्स, टू इवेलुएट टीचिंग इफेक्टिवनेस, टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अगर आप देखें आप क्लासरूम असेसमेंट इसलिए करते हैं कि बच्चे ने कुछ लर्न किया या नहीं किया, वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा, उसको कुछ समझ आई या नहीं आई, और दूसरी बात कि टीचर की इफेक्टिवनेस है या नहीं है, टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। तो इस वजह से आप क्या करते हैं क्लासरूम असेसमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग के साथ साथ आपने स्टूडेंट को चेक करना होता है क्या है वो सीख रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है नहीं आ रही। तो इस वजह से आप क्या करते हैं क्लासरूम असेसमेंट करते हैं। 48 है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स इन एजुकेशन। के एजुकेशन के अंदर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो आप टीचिंग कर रहे होते हैं, उसका एजुकेशन में क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट। इट फैसिलिटेट द रिमोट लर्निंग, इंक्रीजिंग एक्सेस टू एक्सपर्ट गेस्ट स्पीकर्स, इन्हांसिंग कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तकरीबन सारे ऑप्शन ठीक हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप रिमोट एरियाज़ के अंदर लर्निंग करवा सकते हैं, डिस्टेंट लैंग्वेज जो
एजुकेशन उसमें यूज़ करके। इसी तरह आप अगर बहुत दूर कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है, कोई गेस्ट स्पीकर, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने बच्चों को जो उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान कोलैबोरेशन भी आप करवा सकते हैं। डिफरेंट एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आपस में कोलैबोरेशन करवाने के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब है ये सारे जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या हैं फ़ायदे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ लेसन प्लानिंग। कि जो लेसन प्लान करते हैं हम कोई भी लेक्चर देने से पहले, लेक्चर की प्रिपरेशन से पहले या क्लास में जाने से पहले, तो वो लेसन प्लानिंग क्यों करते हैं, उसका प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है। टू आउटलाइन द टीचर शेड्यूल फॉर द डे, to ensure that all the required topics are covered within a specific time frame, to provide students with a list of assignments, to make sure the classroom is tidy and organized। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्पज़ है लेसन प्लानिंग का वो ये है कि ये इंश्योर किया जाए कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आप क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। यानी आप देखें आप टीचर्स को टास्क देते हैं कि आपने अपना पूरा कोर्स जो वो लेसन प्लान कीजिए, आपने डिवाइड करना है इतने मंथ में, इतने डेज़ में, ताकि आप सेशन के फ़लाँ टाइम तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो लेसन प्लान करने का मकसद यही होता है कि टाइम फ्रेम के अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो कोर्स उसको क्या किया जा सके, कवर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ICT टूल इज़ कॉमनली यूज फॉर डिलीवरिंग प्रेजेंटेशंस एंड लेक्चर्स इन द क्लासरूम। कि ICT का कौन सा ऐसा टूल है जो प्रेजेंटेशंस के लिए या फिर जो लेक्चर्स वगैरह हैं क्लासरूम के अंदर उनको डिलीवर करने के लिए आप उस टूल का यूज़ करते हैं। वो कौन सा है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, पॉडकास्ट, आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी। देखिए पॉडकास्ट आर्ग्यूमेंटेड का कुछ ख़ास प्रेजेंटेशंस के साथ कोई तलक नहीं है क्लासरूम के अंदर। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये तो पूरा जो LMS सिस्टम है, ठीक है, पोर्टल सिस्टम है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, ये उसको डील करता है। एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। कि आप अगर आप देखें ना मल्टीमीडिया की जो प्रेजेंटेशन होती हैं उनके पीछे अगर आप देखें तो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो यूज़ की जाती है, इसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन दी जाती हैं मल्टीमीडिया की। तो जो करेक्ट ऑप्शन है जो यूज़ होता है लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए वो क्या है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंक्लूडिंग असेसमेंट इन लेसन प्लान। कि जो आप लेसन प्लान करते हैं उसमें आपने असेसमेंट भी रखी होती है। तो असेसमेंट का बेसिक जो है आप ये कह सकते हैं पर्पज़ क्या है लेसन प्लान के अंदर, इसका क्या फ़ायदा है। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स, to evaluate the effectiveness of the lesson, to measure the students learning, all of the above। अब अगर देखा जाए असेसमेंट का ये मकसद भी होता है कि आप स्टूडेंट्स को फीडबैक दे सकें कि स्टूडेंट्स जो है उनको समझ आ रही है नहीं आ रही, वो कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उनकी कंडीशन, उनका लेवल इस वक्त किधर है। इसके अलावा आप लेसन की इफ़ेक्टिवनेस को इवाल्व करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट ऑप्शन। 52 है, which component of lesson plan outlines what the teacher will do during the lesson। कि कौन सा कंपोनेंट ये बताता है कि टीचर जो है वो लेसन प्लान का कौन सा कंपोनेंट है कि जिसमें टीचर इस लेसन के दौरान क्या करेगा। वो कौन सी आउटलाइन है जो ये बता रही है कि टीचर जब प्रेजेंटेशन दे रहा होगा, लेसन दे रहा होगा, उसके दरमियान वो कौन सा काम करेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए तो ये क्लास के दौरान वाली एक्टिविटी नहीं है, ये जस्ट आप लिखते हैं लेसन प्लान के अंदर ताकि आपको ये पता चल सके कि स्टूडेंट्स को आपने क्या सिखाना है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। असेसमेंट स्ट्रेटजीज़, ये भी असेसमेंट से रिलेटेड है, ये भी आप क्लास के दौरान या लेसन पढ़ाने के दौरान नहीं कर रहे होते बल्कि उसके बाद असेसमेंट करेंगे। इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, जी क्लियर, आप देखें ये भी आखिरी बात है। तो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ वो वाला पॉइंट है कि जो आप ड्यूरिंग द लेसन जब आप पढ़ा रहे होंगे इंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सी आपने टेक्निक्स यूज़ करनी है, कौन सी आपने चीज़ें यूज़ करनी है, क्या आपने करना है पढ़ाने के दौरान। तो ये क्या किस में आ रहा है, किस आउटलाइन में, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ में, यानी ये वो काम है जो आपने ड्यूरिंग द लेसन करें। नेक्स्ट क्लासरूम मैनेजमेंट के MCQs दिए हुए हैं। 53 है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ द स्कूलिंग और कॉलेजिएट लाइफ बट फॉल आउटसाइड। अब देखें को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप स्कूल के अंदर करवा रहे होते हैं, कॉलेज के अंदर करवा रहे होते हैं बच्चों को उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करने के लिए। लेकिन ये जो आपका एकेडमिक करिकुलम है, जो आपकी कोर्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं, उनका ऐसा नहीं होती। लेकिन कॉलेज या उस एकेडमिक पीरियड से हट के आप जो है उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये करवा रहे तो ये कह रहा है बट फॉल आउटसाइड ऑफ रेगुलर करिकुलम, स्कूल एक्टिविटीज़, होम एक्टिविटीज़, सोशल स्कूल लाइफ। तो बाकी अगर आप देखें तो आपका एकेडमिक करिकुलम होता है, रेगुलर करिकुलम होता है कोर्स वाला, ठीक है। उससे हट के जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है मॉडर्न अप्रोच में ये भी ज़रूरी हैं। इनके बगैर आप ये कह लें जो तमाम राउंडनेस हैं उनको आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो स्कूल और कॉलेज का हिस्सा ज़रूर हैं लेकिन रेगुलर करिकुलम से क्या हैं
outside. 54 है, the theme of all roundness of modern education cannot be achieved without, कि जो एक मॉडर्न एजुकेशन है उसके तमाम राउंड्स का जो थीम आप ये कह लें वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता किस चीज़ के बगैर, पर्सनल एक्टिविटीज़ के बगैर, रीडिंग और रीजनिंग एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़। मॉडर्न अप्रोच में मॉडर्न एजुकेशन के मुताबिक अगर देखा जाए कोर्स पढ़ाने के साथ साथ उनकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये भी ज़रूरी हैं। जब तक को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं इसका मतलब आप जो एक मॉडर्न एजुकेशन है उसकी जो तमाम राउंडनेस हैं उसको आप कवर अप नहीं कर रहे। तो मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रेगुलर करिकुलम के साथ ही कोर्स कंटेंट के साथ वो भी क्या हैं, ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर इज़ बेटर अचीव्ड, कि जो एस्थेटिक डेवलपमेंट है वो आप किस मेथड में या किस तरह से बेहतर अचीव कर सकते हैं। थिएटर में, हेयर आफ्टर, प्ले ग्राउंड, होम। तो जनरल अगर देखा जाए जो एस्थेटिक डेवलपमेंट है ये बेस्ट अचीव हो सकती है थिएटर में, क्योंकि थिएटर में आपको हर तरह का रोल मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो स्टूडेंट्स या लर्नर जो है वो बेटर जो है वो अपनी एस्थेटिक डेवलपमेंट कर सकता है। 56 है, द हिडन मोटिव बिहाइंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ टू डेवलप, कि रेगुलर करिकुलम से हट के, पढ़ाने से हट के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनको आपको करिकुलर एक्टिविटी के नाम दे रहे हैं, इनके पीछे जो छुपा हुआ बेसिक हिडन जो आपका मोटिव होता है, वो मकसद होता है, वो क्या होता है, इन को करिकुलर के पीछे ये क्यों करवा रहे होते हैं, इसका मकसद क्या है। हिडन सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, एकेडमिक एबिलिटीज़ के लिए, लर्निंग स्किल्स के लिए, डिफेंसिव स्किल्स। तो पढ़ाई के साथ साथ उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड अप करने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। जो हिडन मोटिव बिहाइंड द करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है वो क्या होता है कि ताकि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। 57 है, फॉर इन्हांसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स टीचर में अरेंज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जो सोशल स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स जो हैं उनको एनहांस करने के लिए टीचर जो है वो किस तरह की एक्टिविटी अरेंज करता है कि उनकी जो सोशल स्किल्स हैं वो एनहांस हो जाएँ। डिबेट कंपटीशन, क्रिकेट मैच, स्टडी ट्रिप ऑफ म्यूजियम, कम्युनिटी वर्क। तो जो उनकी सोशल स्किल्स हैं उनको एनहांस करने के लिए जो टीचर जो एक्टिविटी करवाता है वो कम्युनिटी वर्क। यानी अगर आप देखें आप कुछ उनसे इस तरह का काम कराएं, जैसे सुबह असेंबली से पहले जो टाइम होता है उनको बाहर ग्राउंड में ले जाएं, वहाँ जितना भी गंद वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है, जो पत्ते पड़े हुए हैं, बाकी जो डस्ट पड़ी हुई है, जो चीज़ें गंद मंद, उनको उठाएं या आप उनको बाहर किसी कम्युनिटी में ले जाएं, ठीक है, वहाँ उनसे कुछ ऐसा सोशल काम करवाएं और कम्युनिटी से भी उनका इंटरेक्शन हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनकी जो सोशल स्किल्स हैं वो पढ़ाई के साथ साथ वो एनहांस होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब कम्युनिटी वर्क जो है वो बेस्ट ऑप्शन है जो इनकी सोशल स्किल्स क्या कर सकता है, एनहांस कर सकता है। 58 है, द डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अब देखें दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं, एक है को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर। को करिकुलर वो हैं जो रेगुलर करिकुलम से आउट हैं लेकिन स्कूल के अंदर हैं, स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल की आप ये कह सकते हैं वो हाथे में आ रही हैं, वो को करिकुलर हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर जो है वो ये स्कूल कॉलेज टाइम से बिल्कुल अलग बाद में जो करवाई की जाएँ वो एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, ठीक है। तो साइंस फेयर, एथलेटिक्स, स्पीच, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, अब देखें ये भी को करिकुलर एक्टिविटी है, स्पीच भी को करिकुलर एक्टिविटी है, साइंस फेयर भी को करिकुलर एक्टिविटी है। लेकिन एथलेटिक्स अगर देखा जाए तो ये को करिकुलर नहीं है बल्कि कॉलेज या स्कूल टाइम से बिल्कुल हट के है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर में आ रही है। एक्स्ट्रा और को करिकुलर दोनों एक्टिविटी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो एथलेटिक्स क्या ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को करिकुलर एक्टिविटी इन अ स्कूल, कि कौन सी इनमें से जो है वो को करिकुलर एक्टिविटी जो स्कूल के अंदर करवाई जाती है। क्लासरूम टेस्ट, होमवर्क, मॉर्निंग असेंबली, इंटरवल। देखें बाकी जो है ये किसी न किसी हद तक कोर्स कैसे हैं, ठीक है, करिकुलम कैसा है, लेकिन मॉर्निंग असेंबली अगर की बात की जाए तो मॉर्निंग असेंबली एक को करिकुलर एक्टिविटी है। इसमें अगर आप देखा जाए जो कोर्स है वो शामिल नहीं होता है, करिकुलम शामिल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक्स्ट्रा एक एक्टिविटी है जो कहाँ पे स्कूल के अंदर करवाई जाती है, ठीक है। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ को करिकुलर एक्टिविटी, कि कौन से इनमें से ऐसा पॉइंट है जो को करिकुलर एक्टिविटी में नहीं आ रहा। मॉर्निंग असेंबली, स्पीच कंपटीशन, फिजिकल ट्रेनिंग, पेरेंट टीचर मीटिंग। देखें मॉर्निंग असेंबली भी को करिकुलर है, स्पीच भी और फिजिकल ट्रेनिंग भी, लेकिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अगर आप देखा जाए तो इसमें स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं होता। अब देखें को करिकुलर एक्टिविटी किसके लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें स्टूडेंट्स को जो है वो एक्टिविटी करवाई जाती है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग और ये को करिकुलर एक्टिविटी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, को करिकुलर एक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प स्टूडेंट्स लर्न डैश एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, कि अगर आप देखा जाए कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स के किस एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं, क्या स्टूडेंट सीखता है। अब मुझे इनमें से जो सही समझ आया ऑप्शन वो सेल्फ रेगुलेटेड, वो इसलिए कि अगर आप देखें
आप को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं तो इसका डायरेक्ट तल्लक स्टूडेंट्स की सेल्फ रेगुलेशन से होता है। वो अपने आप को रेगुलेट करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूँ कि अगर कॉलेज की कोई टीम हो, देखें ना, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में आ रहा है कि कॉलेज की कोई क्रिकेट टीम है, उसमें अगर कोई स्टूडेंट शामिल होता है तो अब देखें उस स्टूडेंट को उस कॉलेज टीम के कैप्टन के अंडर बाउंड किया जाता है कि वो तमाम जो का उसका कैप्टन कहेगा वही करना है। आया उसके पास टाइम है या नहीं, उसको प्रैक्टिस के लिए भी जाना है, उसको कहीं मैच हो रहा है उसके लिए भी जाना है, ठीक है। तो अब देखें एक टाइम उसने मैनेज करना, अपनी स्टडी अपने टाइम के हिसाब से ख़ुद मैनेज करना है, लेकिन जो उसको इंस्ट्रक्शन उस टीम लीडर की तरफ से मिलेंगी उसको वो ओबे करनी होंगी, ठीक है। तो अब इससे देखें अगर तो किस टाइप का जो डिसिप्लिन है वो उसको वो लर्न कर रहा है, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन है कि दोनों टेक्निक्स जो अगर देखा जाए तो उसकी सेल्फ रेगुलेटेड जो एस्पेक्ट है डिसिप्लिन का वो लर्न कर रहा है, ठीक है। फिर इसको चेक कर लेना है, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो सेल्फ रेगुलेट ही लगे। नंबर 62 है एग्जाम्पल ऑफ एन एकेडमिक करिकुलम एक्टिविटीज़, कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो एकेडमिक करिकुलम से रिलेट कर रही है। पोएम कंपटीशन, रेसेस, स्काउटिंग, कैंपिंग। अब देखें कैंपिंग, स्काउटिंग, रेसेस ये सारी जो एकेडमिक है उससे हट के उससे बाहर हैं, लेकिन पोएम कंपटीशन अगर बात की जाए तो ये बेसिकली आपके एकेडमिक जो करिकुलम है उसकी एक्टिविटी है, यानी ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। 63 एन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ द रोल ऑफ द टीचर शुड बी, कि अगर आप कोई को करिकुलर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो टीचर का रोल होना चाहिए वो किस तरह होना चाहिए। अब देखें को करिकुलर एक्टिविटीज़ टोटली रिलेट करती हैं स्टूडेंट्स से, यानी कि स्टूडेंट्स ने करनी है और करवा भी इसलिए रहे होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ ताकि जो स्टूडेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, स्टूडेंट्स की जो आप ये कह सकते हैं एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो, वो इन्हांस हो। तो टीचर का इसमें कोई रोल नहीं होता, टीचर जस्ट यहाँ पे क्या करता है फैसिलिटेट करता है उनको, खुद उसमें कोई शामिल टेक पार्ट नहीं करता, यानी काम जो है वो सारा कौन कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टीचर ये कह रहा है क्या होना चाहिए, लीडर, गाइड, मैनेजर, फैसिलिटेट, जस्ट फैसिलिटेट करे, वो जस्ट वो बताए करना कैसे है, बाकी करना या जो परफॉर्म करनी है वो सारा किसने करना है, स्टूडेंट्स। 64 है द एक्टिविटी दैट मे बी अरेंज्ड फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हम कॉलेज या स्कूल में इसलिए अरेंज करते हैं ताकि उसके ज़रिए जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो करवाई जा सके। सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज, सोशल सर्विस, यूथ पार्लियामेंट, स्टूडेंट्स कौंसल। देखिए इसमें भी बहुत सारे, कुछ लोग कह रहे हैं जी स्टूडेंट कौंसल है, कुछ कह रहे हैं यूथ पार्लियामेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं ये कहा हुआ सोशल सर्विस है, कुछ ये कह रहे हैं सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज। अगर मैं आपको ये बताऊँ, जो मैंने चेक भी किया देखा, मुझे यही लगा है कि जो इमोशनल डेवलपमेंट हम बच्चों की देखें, हमने किसी जो हमारा हीरो हैं, जो हमारे नेशनल डेज़ हैं, ठीक है, हम वो इसलिए मना रहे होते हैं ताकि उनको बता सकें, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट कर सकें कि पीछे हिस्ट्री में क्या हुआ है, कौन हमारे हीरो हैं, किसने क्या काम किया। अब देखें इकबाल डे हम मनाते हैं ये बताने के लिए कि वो हमारे कौमी शायर थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए तगो की। फिर कायद-ए-आज़म का डे हम इसलिए मना रहे थे। फिर देखिए 14 अगस्त हम इसलिए मनाते हैं ताकि बच्चों को हम दिखा सकें, उनको इमोशनली उनके अंदर ये डेवलप किया जा सके कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। फिर 24 अक्टूबर हम मनाते हैं, फिर मतलब डिफरेंट जो डेज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि उनकी इमोशनल डेवलपमेंट की जाए। अब देखिए सोशल सर्विस एक अलग चीज़ है, इमोशनल डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन वो सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज़ है। फिर भी अब चूँकि ये NTS का मुझे नहीं पता ज़ाहिर उन्होंने की में क्या डाला हुआ है, सोशल सर्विस है, सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज़ है, ये स्टूडेंट कौंसिल ये तो की जाएगी फिर ही पता चलेगा। लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए, हम इमोशनल डेवलपमेंट करवाने के लिए जो एक्टिविटी अदारों के अंदर अरेंज करवाते हैं वो यही है कि जितने भी जो नेशनल डेज़ हैं हम वो सेलिब्रेट करते हैं। 65 है मॉडर्न अप्रोच ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्कूल शुड प्रमोट, कि जो मॉडर्न अप्रोच है, जदीद अप्रोच है, वो ये क्या सजेस्ट करते हैं कि स्कूल्स में जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो स्कूल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वो उन्होंने प्रमोट करना है स्कूल में। मॉडर्न अप्रोच ऑफ लर्निंग क्या कहती है, कन्फ्लिक्ट को, कंपटीशन को, इंट्रैक्शन को, कोऑपरेशन को। तो जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ लर्निंग है वो ये कह रही है कि कोऑपरेशन को जो है वो प्रमोट करें, यानी मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ, उनको डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स के अंदर जो है वो टास्क दिए जाएँ ताकि वो मिल के उस टास्क को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, ठीक है। तो इस तरह की जो टेक्निक है ये सजेस्ट कर रहा है कौन, मॉडर्न अप्रोच, कि स्कूल को क्या प्रमोट करना चाहिए, कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 66 है हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विद फिजिकल एक्टिविटीज़, कि जो ह्यूमन्स बीइंग हैं, जो इंसान हैं, उनकी जो सेहत है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है कि फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज वगैरह के साथ। देयर फॉर स्पोर्ट एंड गेम्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो खेल हैं, जो गेम्स हैं वो एसेंशियल पार्ट हैं किसका,
होम एक्टिविटी का, स्कूल कुरिकुलम का, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का, प्रोविंशियल पॉलिसीज़ का। यानी ये कहना चाह रहा है कि इंसान की जो सेहत है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड है, लिहाजा पढ़ाने के साथ साथ जो खेल हैं, जो गेम्स हैं, ये भी हमारा जो स्कूल का कुरिकुलम है उसके साथ इनको भी जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। यानी ये एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ रहा है कि पढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें भी हमारा जो स्कूल कुरिकुलम है उसका हिस्सा होनी चाहिए। ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मोर डिज़ायरेबल फॉर ECE क्लासरूम। ECE कहते हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, कि जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन क्लासरूम है उसके अंदर कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आप ज़्यादा आप ये कह सकते हैं फेवरेबल है, अच्छा है उस क्लासरूम में यूज़ करने के लिए। जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनकी क्लासरूम में टेक्स्ट बुक्स, डिफरेंट मैप्स, राइटिंग मटेरियल, ऑडियो विजुअल एड। अब देखें जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है वहाँ ना टेक्स्ट बुक वो पढ़ सकते हैं, ना उनको मैप्स का पता होता है, ना वो कोई चीज़ राइटिंग मटेरियल उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो लिखना आ ही नहीं रहा होता उनको आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियोज़ और वीडियोज़ टेक्निक्स जो है या जो नज़र आने वाली चीज़ें वो दिखा के आप क्या कर सकते हैं, उनको चीज़ें सिखा सकते हैं। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड्स जो है ये टेक्निक्स है। 68 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टाइल फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट एंड मोस्ट क्लोजली कोरिस्पॉन्ड टू अप्रोप्रिएट स्टूडेंट बिहेवियर। कि कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सा ऐसा अप्रोप्रिएट स्टाइल है कि जिसके ज़रिए आप बेस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकते हैं और फिर वो ज़्यादा आप ये कह सकते हैं अच्छा भी है कि आप जो स्टूडेंट्स बिहेवियर है वो भी उस मेथड की वजह से, उस स्टाइल की वजह से अप्रोप्रिएट होता है। तो ऐसा कौन सा स्टाइल है जिसको यूज़ करके आप क्लासरूम को भी बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं और उनका जो स्टूडेंट का बिहेवियर है वो भी इस मेथड के ज़रिए बेटर रहेगा। वो कौन सा है? ऑटोक्रेटिक स्टाइल, अथॉरिटेटिव स्टाइल, लिसाइज फेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल। अगर सबसे बेस्ट की बात करें तो यहाँ पे अथॉरिटेटिव स्टाइल जो ऑप्शन बी ये है। अब ये वो स्टाइल है कि जिस स्टाइल में जो टीचर्स हैं उसके क्लियर कट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो उसने पहले देनी, या क्लास के हिसाब से वो बच्चों को पता होते हैं कि ये हमारे टीचर्स के रूल्स हैं, वो कभी भी इन रूल्स के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, वो इन रूल्स के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। उन्होंने कोई फिक्स्ड रूल्स, कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स रेगुलेशन रखे होते हैं, वो उनसे हट के बात नहीं करते। यानी स्ट्रिक्टनेस होती है आप ये कह लें टीचर की तरफ से। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आप ये कह लें आज़ादी रखी होती है टीचर ने कि अगर स्टूडेंट्स को कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, उनको कोई समझ नहीं आ रही होती, तो वो फ्रीली वो टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। तो अब देखें इसमें रूल्स रेगुलेशन ज़रूर हैं, स्ट्रिक्टनेस ज़रूर है टीचर की तरफ से, लेकिन वो स्टूडेंट्स की जो कोई अगर डेफिशिएंसी है, उनको कोई परेशानी है, उसको सुनने का भी उसने क्लियर कट टीचर ने बताया होता है। तो अब स्टूडेंट्स आसानी के साथ उनसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, उनके साथ मसला भी शेयर कर सकते हैं। तो ये बेस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट आप ये कह लें इस मेथड के ज़रिए हो सकती है कि रूल्स रेगुलेशन भी मौजूद हों प्लस स्टूडेंट्स भी अपनी बात टीचर्स के साथ कर सकता हो। तो ऐसे स्टाइल को क्या कहेंगे? अथॉरिटेटिव स्टाइल, और यही बेस्ट स्टाइल है। 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू मैनेज डिसरप्टिव बिहेवियर मोर इफेक्टिवली इन क्लास। कि अगर क्लास के अंदर कोई बच्चे डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हों, डिसरप्टिव उनका बिहेवियर हो, तो उसको इफेक्टिवली आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए इसमें भी मैंने चेक भी किया था, बल्कि पिछला जो वीडियो है मैंने 2021 वाले पेपर में मैंने मेंशन भी किया था नॉन वर्बल व्यूज क्लूज। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नॉन वर्बल क्लूज नहीं है, इंडिविजुअल कंटेक्ट है। तो चूँकि कुछ बुक्स में इंडिविजुअल कंटेक्ट लिखा हुआ, कुछ में नॉन वर्बल क्लूज। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर बच्चे कोई शरारत कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो आप देखें अक्सर आपने ऑब्ज़र्व किया हो या आप ख़ुद टीचर हैं तो आपने क्या किया है, क्लास के दौरान आप चूँकि डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक, अगर बोलेंगे तो आपका काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। आप क्या करते हैं, इशारे के ज़रिए, इसको कहते हैं नॉन वर्बल क्लू। आप इशारे के ज़रिए जो बच्चा शोर कर रहा होता है, जो बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है, आप उसको कोई इशारा हिंट देते हैं ताकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। तो अक्सर ऐसा होता भी है कि जब आप उसको इशारे के ज़रिए समझाते हैं तो वो चुप हो जाता है। तो ये कहते हैं नॉन वर्बल क्लू। इससे ना क्लास डिस्टर्ब होती है, ना बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, ना बाकी किसी को पता चलता है, ठीक है। अब दूसरा ये भी ठीक है इंडिविजुअल कंटेक्ट, तो जो बच्चा डिस्टरप्टिव बिहेवियर काज कर रहा है, ठीक है, उसको आप डायरेक्ट क्लास के अंदर नॉमिनेट ना करें क्योंकि उससे एहसास कमतरी या उसको वो बेइज्जती फील करता है। तो आप क्या करें, क्लास के एंड पे उस इंडिविजुअल को अलग से बुला के उसको समझाएं, उसको बताएं। तो इंडिविजुअल कंटेक्ट के ज़रिए भी आप डिस्टरप्टिव बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ये भी अप्रोप्रिएट है कि आप उसको इशारे वगैरह के ऐसे कोई क्लू बोलने के बगैर आप यूज़ करके उस डिस्टरप्टिव बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चूँकि इन दोनों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, पिछली दफ़ा मैंने नॉन वर्बल के लिए लगाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने डिफरेंट बुक्स के अंदर, चूँकि उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी थी, वहाँ इंडिविजुअल कंटेक्ट भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये भी ज़ाहिर की जो NTS की अब उसमें नहीं पता उन्होंने नॉन वर्बल क्लू लगाया या इंडिविजुअल कंटेक्ट लगाया। ये दोनों मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट है। उनमें भी मुझे अगर देखा जाए, देखें विद इन द क्लास
आप ज़ाहिर इंडिविजुअल कांटेक्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है, आपने क्लास भी लेनी होती है, तो आप वहाँ नॉन वर्बल क्लूज़ ही यूज़ करके आप ये कह सकते हैं बेस्ट जो है वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट अब भी जो है वो नॉन वर्बल क्लू ही है। इंडिविजुअल कांटेक्ट अगर देखा जाए ना क्लास से हट के बाद में किया जा सकता है, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर आप देखें आप इंडिविजुअल कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 70 व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू टेल स्टूडेंट्स अबाउट द रूल्स एंड कंसिक्वेंसेस फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। अब ये कह रहा है कि बेस्ट टाइम, ज़रा गौर करें, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम, कि कौन सा बेस्ट टाइम है स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि आपके इदारे के, आपके स्कूल की, आपकी क्लासरूम के कौन से रूल्स हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट है वो हो सके। अब देखें, जब आप पहले दिन से ही बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे, पहले दिन से ही उनको रूल्स रेगुलेशन बताएंगे नहीं, तो फिर किसी भी सूरत आप ये कह लें बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं हो सकती। बेस्ट टाइम उसका बेहतर यही है कि फ़र्स्ट डे ही उनको आप क्लियर कट रूल्स और रेगुलेशन बता दें कि जो भी इन रूल्स और रेगुलेशन से हट के चलेगा उसकी सज़ा और उसकी ये फ़ाइन, उसका ये आप ये कह लें उसको भुगतना पड़ेगा। तो फिर प्रॉपर वो क्लासरूम मैनेजमेंट होगी। अगर आप देखें हफ्ते के बाद जाके उनको बताएं कि ये काम करना, तो फिर वो कभी भी आप उनको वापस जो है वो उस स्टेज पे नहीं ला सकते। तो मेरे ख्याल में अब यहाँ भी कुछ ने एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड डिफरेंट बुक्स पे लगा हुआ, ठीक है, बाज़ पे ऑन द वेरी फर्स्ट डे लगा हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट यही है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे उनको बता दीजिए कौन से रूल्स और कौन से आपके रेगुलेशंस हैं क्लासरूम के या फिर कॉलेज के, तो बेटर, इसी से बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिफ्लेक्ट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टूडेंट्स बिहेवियर एज एन आउटकम ऑफ द बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट, कि कौन सा ऐसा आप ये कह सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट बिहेवियर है स्टूडेंट्स का जो आपको ये बता रहा होता है कि आपकी जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। यानी जब बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट होती है उसके नतीजे में आपको स्टूडेंट की तरफ से किस तरह का बिहेवियर मिलता है, किस तरह की आपको रिफ्लेक्शन मिलती है, अटेंटिव, फोकस्ड, ऑर्गेनाइज, ऑर्डरली। तो अगर इन बाकियों में से देखें तो मुझे यही लग रहा है पहला कि जब आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट बेटर होगी तो फिर स्टूडेंट्स भी अटेंटिव होंगे, फोकस्ड भी होंगे, ऑर्गेनाइज भी होंगे और आपकी क्लास जो वो ऑर्डरली अरेंज भी होगी। तो यही जो है वो बेस्ट अप्रोप्रिएट है कब, जब आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट बेटर हो। 72 है, पेन ड्रॉप साइलेंस। पेन ड्रॉप साइलेंस का मतलब बिल्कुल क्लास जो वो खामोश बैठी हुई है, ठीक है। पेन ड्रॉप साइलेंस इज़ द डैश नोशन फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। पेन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल जो खामोशी, आप क्या कहते हैं कि ये बेस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट है, और किस दौर की ये स्ट्रेटजी है जब ये कहा जाता है कि पेन ड्रॉप अगर साइलेंस है किसी क्लास में तो वो बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट है, यानी वो अच्छी क्लास है। ये मॉडर्न, अफेक्टिव, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न, ये ट्रेडिशनल आप ये कह सकते हैं नोशन है। पहले जो पुराने तरीका था तब ये कहा जाता था कि बिल्कुल जो क्लास खामोश बैठी हुई है तो उसका मतलब ये है कि उस बंदे ने उस क्लास को बेटर मैनेजमेंट है उसकी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट का अब मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को आपने इंगेज किया हो, स्टूडेंट्स जो है वो काम कर रहे हो, ठीक है, शोर भी ना कर रहे हो, बिल्कुल चुप करके भी ना बैठे हुए, बल्कि आपने क्लास को इस तरह मैनेज करना है कि आप उनको इंगेज रख रहे हो, उनको काम करवा रहे हो, लेकिन शोर ना हो, बातें ना हो, ठीक है। तो ये मॉडर्न में पेन ड्रॉप साइलेंस जो है वो बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट में नहीं आ रहा। पेन ड्रॉप साइलेंस जो है ये ट्रेडिशनल आप ये कह सकते हैं नोशन ऑफ फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। 73 है, फाइनेंशियल ईयर इन पाकिस्तान बिगिंस ऑन। जो फाइनेंशियल ईयर है पाकिस्तान के अंदर वो स्टार्ट होता है कब, 1 जुलाई को, और एंड कब होता है, 30 जून को, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, 1 जुलाई। 74 है, इन पीपल्स अटेंडेंस रजिस्टर विच ऑर्डर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी प्रेफरली फॉलोड। अब इस पर भी बहुत ज़्यादा बहस लगी हुई है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, एडमिशन ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर, और बहुत सारे MCQs बुक पे चूँकि एडमिशन ऑर्डर लगाया है। मैं बार बार कह रहा हूँ MCQs बुक पे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। आप कोर्स की बुक्स हैं, अगर देखें मैंने पहले भी कहा था कि जो MA एजुकेशन की बुक्स हैं, ठीक है, स्पेशली जो एजुकेशन से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उन बुक्स में जाके देखें। जैसे 0.08 है मेरे ख्याल में, नहीं सॉरी 2 है, 0.02, ठीक है। उस बुक के अंदर आप देखें स्कूल रिकॉर्ड के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ, वहाँ क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि जो पीपल अटेंडेंस रजिस्टर है उसके ऊपर जो नाम लिखे जाते हैं वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तहत लिखते हैं। अब देखें बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया। आपने नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जो एजुकेशनल जो मैनेजर्स हैं, एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका यही तरीका है कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसके ऊपर आप देखें, कोई ऐसा स्कूल नहीं, ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ एक क्लास के अंदर 1000 बच्चा होता है, ऐसे भी हैं बल्कि जहाँ पे 1500 से ऊपर बच्चे एक ही क्लास में होते हैं। तो अब देखें वहाँ स्टूडेंट को तलाश करना मुश्किल होता है, तो वहाँ
अल्फ़ाबेटिकल आर्डर ही सूटेबल आर्डर होता है कि आप नाम इसलिए लिखते हैं ताकि अगर कोई 900 नंबर के ऊपर मौजूद है तो आपके पास अगर अल्फ़ाबेटिकली आपने नाम लिखे हो तो आप एकदम से उनको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर फॉलो अप किया जाता है, जबकि एडमिशन रजिस्टर एक अलग सा रजिस्टर है जिसके ऊपर एडमिशन होता है, वहाँ पे एडमिशन आर्डर यूज़ किया जाता है। वहाँ पे आप ये कह लें अल्फ़ाबेटिकली आर्डर नहीं देखा जाता, लेकिन जो अटेंडेंस रजिस्टर है मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है कि वहाँ अल्फ़ाबेटिकली आप यूज़ करें ताकि बच्चे को एकदम से आप लोकेट कर सकें कि वो किस जगह के ऊपर कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो उसके लिए बेटर यही अल्फ़ाबेटिकल आर्डर है। आप कॉलेज में लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन अप्रोप्रिएट जो यूज़ किया जाता है ऑप्शन वो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। 75 है, द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कूल इज़ केप्ट इन। जितने भी आप फाइनेंस की ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई पैसे आपने कॉलेज के अकाउंट से निकाले हैं या आपने कोई फीसें इकट्ठी की हैं, ठीक है, उन सब ट्रांजेक्शन्स का जो रिकॉर्ड है वो आप कौन सा रजिस्टर पे लिखते हैं? एडमिशन रजिस्टर, लॉग रजिस्टर, कैश रजिस्टर, फ़ी कलेक्शन रजिस्टर। तो वो आपने जो ट्रांजेक्शन करवाई होती हैं फाइनेंस की वो सारी आप कैश बुक पे लिखते हैं। 76 द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विच फर्निशेज मटेरियल फॉर अ हिस्ट्री ऑफ स्कूल इज़ कॉल्ड। कि क्लास स्कूल के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जितने भी कोई आप ये कह सकते हैं प्रोग्राम हुए हैं, कोई किसी ने विज़िट किया है, ठीक है, जो भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको स्कूल की जब आप तारीख़ लिखेंगे, स्कूल की आप पीछे वाली चीज़ें देखेंगे तो आपके ताकि आपके पास सारा डाटा हो, तो वो आप कौन से रजिस्टर के ऊपर लिखते हैं? एडमिशन रजिस्टर, लॉग बुक, स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल कैलेंडर। लॉग बुक ये वो वाली बुक होती है जिसमें जितने भी स्कूल से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, कोई विजिट्स होते हैं, उनका आप जो है वो शार्ट अपने पास डेट के हिसाब से जो आपने वो सारा रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन किया होता है, तो वो बुक क्या कहलाती है? लॉग बुक। 77 है, द रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल लाइफ ऑफ एनी एम्प्लॉय स्टेटेड इन। कि कोई भी जो सरकारी ऑफिसर है, सरकारी एम्प्लॉय है, ऑफिशियल, उसका जो रिकॉर्ड होता है सारा, उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके उसकी रिटायरमेंट तक सारा, उसमें उसकी छुट्टियाँ, उसके गैर हाज़िरियाँ, उसकी हाज़िरियाँ, उनका उसकी सैलरी के बारे में, उसकी ट्रांसफ़र के बारे में, यानी एज इट ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र तक सब चीज़ें जो लिखी जाती हैं ऑफिशियल उस एम्प्लॉय की, वो किसके ऊपर लिखते हैं? एडमिशन रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक, सर्विस। हर एम्प्लॉय की सर्विस बुक होती है जिसके ऊपर उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके उसकी ट्रांसफ़र, सैलरी और रिटायरमेंट का सारा कुछ लिखा होता है, वो क्या कहलाती है? सर्विस बुक। तो ये MCQs थे पेडागॉजी से रिलेटेड, जिसको मैंने इस दूसरे पार्ट में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ डिस्कस किया। हाँ, कोई 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कन्फ्यूजन ज़रूर है, उसको आप चेक कर लें। अगर आपको लगे कोई मिस्टेक है और आपको ये भी लगे कि कुछ एग्जैक्ट प्रूफ के साथ आपके पास उसका बेटर आंसर है, तो वो भी ज़रूर आपने कमेंट में मेंशन करना है। तो आपके उस एक्सप्लेनेशन को, उस क्लियरेंस को इंशाल्लाह अप्रिशिएट किया जाएगा। बाकी आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोज़ हैं NTS PSC से रिलेटेड वो शेयर करता रहूँगा, वो आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।